सबसे इम्पोर्टेंट पावर, डेलिब्रेटिव पावर तो चले हैं इसकी, लेकिन सबसे मेन पावर है ना वो इसकी है फाइनेंशियल पावर। ये जनरल असेंबली की पावर है, जनरल असेंबली की जो मेन पावर है वो ये है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में ये होता है कि जनरल असेंबली डिसाइड करेगी यूनाइटेड नेशंस का पूरा बजट। यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा बजट होता है ना वो 2 साल में आता है, 2 ईयर्स में इसका बजट होता है। बजट एनुअली कैसे डिसाइड होता है, तो यूनाइटेड नेशंस का बजट है वो हर 2 साल में आता है। फॉर एग्जांपल अभी 2021 है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो नेक्स्ट बजट आएगा ना वो आएगा 2023 में। तो फाइनेंशियल पावर का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का जितना भी बजट है, फॉर एग्जांपल अगर 10 बिलियन उसका बजट है, तो वो जो बजट है ना वो डिसाइड भी जनरल असेंबली करेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी जनरल असेंबली करेगी। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का अगर बजट आता है फॉर एग्जांपल 10 बिलियन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का बजट 10 बिलियन है, तो वो 10 बिलियन किस में, चारों सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पंजाब में भी, KPK में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी तरीके से जो बजट होता है ना वो होता ही जनरल असेंबली के हाथ में, जनरल असेंबली के हाथ में होता है। वो ही उसको कंसिडर करता है, कंसिडर करके और वो ही उस बजट को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना वो जनरल असेंबली करता है अपने सारे ऑर्गन्स में। सिक्योरिटी काउंसिल का जो बजट होगा वो भी जनरल असेंबली देगी। जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बजट होगा वो भी सिक्योरिटी ये जनरल असेंबली ही देगी। जो बजट जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का होगा वो भी यही देगी। तो ये ही डिसाइड करती है बजट, और ये ही बजट को एलोकेट करती है जनरल असेंबली। ये इसका मेन पावर है, मेन फंक्शन, क्योंकि बजट अगर नहीं होगा तो वो वर्क करेगी नहीं। तो बजट सारा इसके अंडर आता है, जनरल असेंबली के अंडर, और ये ही सबको एलोकेट करती है। तो ये इसका पहला पावर है। अब बजट जो है वो 2 साल में आता तो है, लेकिन बजट की भी 2 टाइप्स हैं। बजट की भी 2 टाइप्स होती हैं बजट की। नंबर 1, एक होता है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 एक होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये 2 बजट होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आते हैं। बजट 2 चीज़ों से बनता है, एक होता है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन से बनता है, दूसरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इन 2 चीज़ों से यूनाइटेड नेशंस का ओवरऑल का बजट बनता है। अब कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन वो है कि जितने भी मेंबर स्टेट है 193, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि 193 मेंबर स्टेट जितने भी हैं इन सब को हर साल, बजट हर 2 साल में आता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो हर साल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 2021 में 2021 अभी चल रहा है, तो UN का बजट आएगा 2023 में। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान 2021 का भी कंट्रीब्यूशन देगा कंपलसरी, और 2022 की भी कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब नेशंस जो हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको कंट्रीब्यूशन हर साल देनी होती है। बजट 2 साल में आएगा, लेकिन नेशंस को जो कंट्रीब्यूशन देनी है वो हर साल देनी है। अब कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन क्या है? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन है जो कि इन 193 स्टेट्स को एनी हाउ देनी है, एनी हाउ पे करनी है। अब वो पे कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई यूनाइटेड स्टेट्स है, अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो इकोनॉमी वो हमसे बहुत ऊपर है, तो इस तरीके से नहीं होगा कि वो बोलेंगे कि हर किसी को 10 बिलियन देने या 1 बिलियन देना। अब पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं करेगा। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो हर कंट्री की बजट को देखता है। किस तरीके से देखता है? दो तरीक़ों से देखता है। एक देखता है GNP, और दूसरा वो देखता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन। नंबर 1 GNP और इकोनॉमिक कंडीशन। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन के नाम से आपको पता है कंपल्सरी एनी हाउ देनी है हर साल। और कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है? एक होती है GNP से और दूसरी होती है इकोनॉमिक कंडीशन से। GNP क्या है? GNP होती है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है आपकी GDP, जो कि आपकी हर साल जो कंपनी, जो आपकी जो स्टेट है, वो आपकी जो GDP जो उसकी हर साल आ रही है, निकल रही है, प्लस में GDP और रेमिटेंसेस मतलब जो
हमारे जो लोग बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद वो जो पैसे पाकिस्तान में अंदर पाकिस्तान में वापस भेजते हैं, उनको हम कहते हैं रेमिटेंसेस। जीएनपी जो होता है, जीएनपी का मतलब ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस रेमिटेंस, इन दोनों को मिला के जो हमारे पास ओवरऑल जो हमारा बजट बनता है, जो हमारा हर साल का जो बजट बनता है, तो इसके बेसिस पे, जीएनपी के बेसिस पे यूनाइटेड नेशन जो है वो कंपलसरी बजट एक नेशन का या एक स्टेट का निकालता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का बजट है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल की, 50 रुपीज़ वो कमा रहा है पाकिस्तान हर साल, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस कहेगा यार आप 50 रुपीज़ कमा रहे हो, तो उसमें से आप मुझे जो है ना 5 रुपीज़ दे दो। हर साल वो देखेगा, कभी 50 रुपीज़ कमाएगा, कभी 45 कमाएगा, कभी 30 भी कमाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर जीएनपी और इकोनॉमिक कंडीशन, इन दोनों के मुताबिक जीएनपी और इकोनॉमिक कंडीशन के, वो उनसे जो भी मेंबर स्टेट्स होंगे, इन दोनों के हिसाब से, जीएनपी और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वो उनसे उनकी कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन लेगा हर साल। अगर कोई 50 रुपीज़ कमा रहा है तो बोलेगा मुझे 5 दो, फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करे कि वो कितना कमा रहे कंट्रीज़ के ऊपर। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन में इन दो फैक्टर्स के ऊपर देखेगा, क्योंकि ये कंपल्सरी आपको देना है। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी क्लब में मेंबरशिप लेते हैं, जैसे कोई भी क्लब हो गया, कराची क्लब हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम अगर जाएं या नहीं जाएं तो हमें वहाँ की जो फ़ी होती है, जो देनी होती है हर मंथ, तो इसी तरीके यूनाइटेड नेशन की हर साल की एनुअली जो कंट्रीब्यूशन है वो हर स्टेट को पे करनी है, एनी हाउ करनी है पे। तो वो कैसे पे करेगा, वो इन दो तरीक़ों से देखते हैं, यूनाइटेड नेशन इन दो तरीक़ों से देखते हैं, जीएनपी और इकोनॉमिक कंडीशन। जीएनपी क्या है? जीएनपी होता है जीडीपी प्लस रेमिटेंस। जीडीपी जो है वो आपकी एक कंट्री जो हर साल जो उसने प्रोडक्ट्स जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो उसने क्रिएट किए हैं उसको कहते हैं जीडीपी। और रेमिटेंसेस होते हैं जो कि बाहर से लोग जो पैसे भेजते हैं आपके स्टेट में, जो पाकिस्तानी लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो जो वहाँ पैसे भेजेंगे उसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस। तो ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसके ऊपर आपका यूनाइटेड नेशंस कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन को वेरी करता है, डिफाइन करता है, बोलता है कि भाई हम हर स्टेट के जीएनपी और इकोनॉमिक कंडीशन को देख के उनसे कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो पहली कंट्रीब्यूशन की टाइप थी कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। दूसरी कंट्रीब्यूशन जो होती है ना वो होती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन तब होगी, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का हर साल का बजट है 110 बिलियन, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का हर 2 साल के बाद जो बजट होगा वो 110 बिलियन है। अब उन्होंने सबसे कंट्रीब्यूशन ले ली, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन उन्होंने हर स्टेट से ले ली, लेकिन उनके पास बजट बना ही नहीं 110, उनके पास फॉर एग्जांपल बना 90 बिलियन। यूनाइटेड नेशंस का हर 2 साल का बजट फॉर एग्जांपल 110 बिलियन है हर 2 साल का। उन्होंने कंपलसरी कंट्रीब्यूशन हर स्टेट से ले भी ली, लेकिन स्टिल उनका जो बजट था उन्हें 110 चाहिए था, लेकिन बना उनका 90 बिलियन। तो जब ये सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन क्या करता है, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की तरफ चला जाता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के वॉलंटरी नाम से ही ज़ाहिर है कि कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक बंदा वो वॉलंटरीली वो जो है कंट्रीब्यूशन करेगा यूनाइटेड नेशंस को। फॉर एग्जांपल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना वो बिल गेट्स है। बिल गेट्स इज़ वन ऑफ द largest contributor of voluntary contribution gives the voluntary contribution to the United Nation। ये सबसे बड़ा एक इन्वेस्टर है जो कि वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन देता है यूनाइटेड नेशन को जब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तब। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है यूएस तकरीबन 17% ऑफ द बजट जो है वो 17% ऑफ द बजट वो यूनाइटेड स्टेट्स अकेला सिर्फ पे करता है। ये भी इसकी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में भी आ जाती है यूएस की, और उसमें भी आ जाती है कंपलसरी में। आप देखें क्योंकि यूएस भी मेंबर है तो उसको भी कंपलसरी भी देनी है, लेकिन ये 17% दे रहा है तो उसकी हम वॉलंटरी में भी काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल बिल गेट्स जो है ना वो पे करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ तब होगी जब आपकी कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, वो आपको जो रिक्वायर्ड बजट चाहिए वो आपको फुलफ़िल नहीं हो रहा, तब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है, तब यूनाइटेड नेशन कंट्रीब्यूशन करती है। और ये कंट्रीब्यूशन या बजट किसके अंडर आता है? ये आता है जनरल असेंबली के अंदर। जो भी 2 साल में बजट कलेक्ट होगा वो जनरल असेंबली के पास जाएगा, और वो बजट जनरल असेंबली जो है वो खुद एलोकेट करेगी सारे ऑर्गन्स को।
उसकी मर्ज़ी कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को जितना दे, उसकी मर्ज़ी कि वो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को जितना दे, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जितना दे, उसकी मर्ज़ी। तो सेकंड पावर इसकी ये है कि फाइनेंशियल पावर है, ये बजट को कंट्रोल करता है, और इन दो तरीक़ों से बजट को कंट्रोल करता है। जनरल असेंबली कंट्रोल करता है, और फिर आखिर में वो सारा जो बजट है वो एलोकेट करता है सब में, सारे जितने भी ऑर्गन हैं उन सब में एलोकेट करता है। तो ये इसका दूसरा था पावर। अब इसका एक रेफरेंस है जो कि मना आप लोग पेपर में लिख सकते हैं, मतलब रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस जो है वो लाजमी है। वो रेफरेंस है कि आप लोग इस बात को प्रूफ करने के लिए फाइनेंशियल पावर की आप लिखेंगे आर्टिकल 17 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर से, यूनाइटेड नेशन के चार्टर का या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 खुद कहता है कि दी बजट is considered and allocated by the जनरल असेंबली। आर्टिकल 7 रेफरेंस देने के लिए, जब आपसे अगर कोई पूछे कि फाइनेंशियल पावर क्या है, उसको आप किस तरीके से कह रहे हो जनरल असेंबली, तो आप उसको बोलोगे कि सर आर्टिकल नंबर 17 ऑफ UN चार्टर खुद कहता है कि जो बजट है वो जो कंसिडर भी करेगा कौन, जनरल असेंबली उसको कंसिडर करेगा, और उसकी एलोकेशन करेगी वो भी कौन करेगी, जनरल असेंबली खुद उसको कंसिडर करेगी। तो ये इसका रेफरेंस है, अगर आप लोग नोट करना चाहे तो करें। आर्टिकल नंबर 7 ऑफ UN चार्टर ये बात कहता है। तो ये आप लिखना चाहें रेफरेंस के तौर पे पेपर में, तो ये आप रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 17 ऑफ UN चार्टर। ये था इसका फाइनेंशियल पावर जिस पे इसका बजट है, और ये बजट जो है सारा जनरल असेंबली खुद अपने अंडर कंट्रोल रखता है। आर्टिकल 17 UN चार्टर का खुद ये कहता है, और जितनी भी एलोकेशन है वो भी जनरल असेंबली खुद करती है सारे ऑर्गन्स की। तो ये इसकी दूसरी पावर है। पहली डेलिब्रेटिव पावर थी, दूसरी जो है वो इसकी फाइनेंशियल पावर है, अब तीसरी जो पावर है वो इसकी सुपरविजन पावर है। अच्छा, एक और चीज़ इसको ख़त्म करने से पहले, अगर कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कोई भी कंट्री है, ठीक है, वो बजट पे नहीं कर पा रही, तो फिर उसके साथ क्या होगा? अगर कोई ये सवाल पूछे कि चलें बजट तो हर कोई देता है, लेकिन अगर कोई कंट्री है वो बजट नहीं दे रही, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आप रेफरेंस दोगे आर्टिकल नंबर 19 का, आर्टिकल 19 ऑफ UN चार्टर। आप बोलोगे कि सर अगर कोई भी कंट्री बजट जो है वो नहीं दे सक रही, या उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बजट दे सके, तो आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ UN चार्टर, यूनाइटेड नेशंस हैव राइट, यूनाइटेड नेशन हैज़ द राइट टू सस्पेंड वोटिंग राइट ऑफ द स्टेट, आप मतलब कि आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि अगर किसी भी स्टेट के पास इख्तियार नहीं है, या वो बजट नहीं दे सका, कंपलसरी बजट वो नहीं दे सका, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसका वोटिंग राइट ख़त्म कर सके। वोटिंग राइट मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली में होती है वोटिंग, जनरल असेंबली में होती है वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी या इस तरह वोटिंग चाहिए होती है, जनरल असेंबली में वोटिंग होती है। अगर तो कोई भी ऐसा कंट्री जो कि दो कंसेक्यूटिव टर्म से बजट पे नहीं करा, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक, अभी 2021 है, पाकिस्तान ने कहा यार मेरे पास बजट आपका बन नहीं रहा, मेरी खुद की इकोनॉमी डाउन लगी पड़ी है, मैं आपको नहीं दे सकता 2021। तो UN ने बोला चलें ठीक है आप 2021 का बजट स्किप कर लें। लेकिन 2022 में भी पाकिस्तान ये कहता है कि यार मेरे पास बजट नहीं बन रहा, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में वो कहता है मेरे पास बजट नहीं बन रहा, मैं नहीं दे सकता। तो 2023 में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 UN जो है उसके पास राइट है कि वो पाकिस्तान के वोटिंग के राइट को सस्पेंड कर सकता है। जनरल असेंबली में फिर पाकिस्तान कभी भी वोट नहीं कर सकेगा जब तक कि वो अपने बजट को क्लियर नहीं कर रहा। ऐसा एक केस हुआ था, एक साउथ अफ्रीकन स्टेट था जिसको हम कहते हैं सियरा लियोन। ये अगर रेफरेंस के तौर पे आर्टिकल 19 भी लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखेंगे कि एक साउथ अफ्रीकन स्टेट था जिसका नाम था सियरा लियोन। इसने 2 कंसेक्यूटिव टर्म का बजट नहीं दिया था, यूनाइटेड नेशन को नहीं दिया था। तो यूनाइटेड नेशंस ने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 वो सस्पेंड कर सकता था इसके वोटिंग राइट को, लेकिन उन्होंने उसको
वो कहते हैं कि वेव ऑफ कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई मसला नहीं, अगर नहीं दे पा रहा तो उन्होंने उसको वेव ऑफ कर दिया, सस्पेंड नहीं किया। तो आर्टिकल 19 के तहत सस्पेंड कर सकता है अगर के बजट जो है वो नहीं दे रहा 2 कंसेक्टिव टर्म का। तो ये इसका रेफरेंस है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ये आप लिख लें। और इसकी एग्जांपल ये है कि एक साउथ अफ्रीकन स्टेट थी सियरा लियोन। इस स्टेट ने 2 कंसेक्टिव टर्म का जो बजट था वो नहीं दिया था तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको सस्पेंड नहीं किया, मतलब इसको वेव ऑफ कर दिया, इसको माफ़ कर दिया, लेकिन हुआ था ऐसा केस। तो ये इसका विथ प्रूफ विथ रेफरेंस एग्जांपल है आर्टिकल नंबर 19, और ये है इसकी फाइनेंशियल पावर जो आप जनरल असेंबली की बता सकते हैं। अब हम इसकी आ जाते हैं थर्ड पावर। थर्ड पावर जो है ना, जो मैंने आपको बताई थी, सुपरवाइजिंग पावर। थर्ड पावर जो यूनाइटेड नेशन की है वो है सुपरवाइजिंग पावर। ये सिंपल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। जितने भी ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, इंक्लूडिंग जनरल असेंबली को इंक्लूड करके 6 ऑर्गन्स हैं। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये दोनों अपनी एनुअल रिपोर्ट हर साल रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बना के ये दोनों हर साल अपनी जनरल असेंबली में भेजते हैं। सुपरवाइजिंग पावर का मतलब ये है कि जनरल असेंबली इनके एक्शंस को देखेगी कि इन्होंने क्या क्या काम किए, सही काम भी किए, नहीं भी किए, कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी में गलत डिसीजन तो नहीं दे दिया। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों जो है ना, जो दो इसके ऑर्गन्स हैं, ये दोनों एनुअली रिपोर्ट बनाते हैं, हर साल की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको? जनरल असेंबली को। अगर ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे तो इनका बजट एलोकेशन नहीं होगी, ये रेस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए ये दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे दोनों एनुअल रिपोर्ट बना के जनरल असेंबली में सबमिट कराते हैं, और ये मैंडेटरी है। जो रिमेनिंग 2 काउंसिल हैं, ईसीओ, एससीओ, इकोनॉमिक काउंसिल एंड सोशल काउंसिल, और जो है अपना ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये दोनों जो है ना, ये दोनों डायरेक्टली सर्विलेंस में। फॉर एग्जांपल, ये तो हर साल अपनी रिपोर्ट बना के उसको देते हैं जनरल असेंबली को, हर साल की इनकी कहानी है, लेकिन ये जो भी करेंगे ना, ये डायरेक्टली वैसे ही उसके अंडर होगा जनरल असेंबली के, ये डायरेक्टली अंडर होता है, डायरेक्टली। ये दोनों तो हर साल रिपोर्ट बना के इसको देंगे, लेकिन ये जो ईसीओ और ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये डायरेक्टली वैसे ही उसकी सुपरविजन के अंडर होगा। फॉर एग्जांपल, इन दोनों के बीच में अगर कोई इन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल में कुछ भी होता है, कोई भी चेंज होती है, कोई भी मसला होता है, तो उस वक्त जनरल असेंबली भी मौजूद होगी। जो वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे या कोई भी मेंबर होगा, वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आईसीजे भी उसकी सुपरविजन में होगी, लेकिन वो एनुअल रिपोर्ट सिर्फ पेश करेगी। अगर इनमें कोई केस चल रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि जनरल असेंबली उधर ही बैठी हो, जनरल असेंबली को कोई बंदा उधर बैठा हो, लेकिन इस केस में वहाँ पे उनका कोई एक ना एक बंदा बैठा हुआ होगा जो कि उनको सुपरवाइज करेगा। ये लोग एनुअल रिपोर्ट देते हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट सुपरविजन होती है। तो ये इसकी एक और पावर है जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजिंग पावर, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो एनुअल रिपोर्ट देते हैं और ये डायरेक्टली सुपरविजन में होते हैं। ये लोग अगर एनुअल रिपोर्ट नहीं देंगे तो इनका बजट इनको एलोकेट नहीं होगा, बजट नहीं मिलेगा, और इनकी एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक ही जनरल असेंबली बताता है कि इन दोनों को कितना बजट मिलना चाहिए। तो ये था इसका सुपरवाइजिंग पावर नंबर 3। पहला डेलिब्रेटिव, नंबर 2 फाइनेंशियल, नंबर 3 सुपरवाइजिंग पावर। लास्ट इसकी एक और जो पावर है वो सिंपल पावर है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट पावर। कॉन्स्टिट्यूट पावर, उसमें ये कहते हैं कि जो भी लॉ, जो भी एक्ट, जो भी रेजोल्यूशन या कोई भी चीज़, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगी या कोई भी रिफॉर्म, कोई भी लॉ, एक्ट, रिफॉर्म, कुछ भी, कोई भी नई चीज़, या फिर इवन तो अगर मिसाल अभी मैंने आपको बताया कि 6 ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशंस कहती है कि यार हमें एक और ऑर्गन चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहती है अब हम नया ऑर्गन कोई ऐड करना चाहते हो, 7 ऑर्गन हो जाएंगे। कोई नया ऑर्गन भी ऐड करना है, कोई लॉ ऐड करना है, कोई एक्ट ऐड करना है, कोई रिफॉर्म करना है, या फिर कोई नया ऑर्गन भी लेके आना है, तो उसमें जनरल असेंबली की अप्रूवल चाहिए। एनी हाउ अप्रूवल चाहिए। अगर इसकी अप्रूवल नहीं होगी तो ना लॉ पास होगा, ना एक्ट पास होगा, ना रिफॉर्म पास होगा, और ना ही कोई नया डिपार्टमेंट या नया ऑर्गन बन सकता है जब तक कि अप्रूवल नहीं देता।
इसकी अप्रूवल चाहिए। किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करना है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना है किसी भी चीज़ को, लॉ को, एक्ट को, रिफॉर्म को, या कोई ऑर्गन ही बनाना है नया, उसमें जनरल असेंबली की अप्रूवल चाहिए। और एक और मेन चीज़ जिसमें इसकी अप्रूवल चाहिए, अमेंडमेंट्स में। अमेंडमेंट क्या होता है? कोई चीज़ चेंज करनी, कोई चीज़ चेंज करना, उसको कहते हैं अमेंडमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कल कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 111 आर्टिकल्स हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यूनाइटेड नेशंस के 111 आर्टिकल्स हैं। अब इन 111 आर्टिकल के अंदर अभी तक जो है ना 6 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 6 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। और वो जो 6 अमेंडमेंट्स हैं ना, वो 6 की 6 अमेंडमेंट जनरल असेंबली ने अप्रूव किए तभी आई है, वरना नहीं आती। ठीक है, 6 की 6 इसने अप्रूव की वरना नहीं आती। और 6 की 6 अमेंडमेंट्स कौन सी हैं? आर्टिकल नंबर 23 में अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल नंबर 27 में अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल नंबर 109 में अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल नंबर 61 और 61 दो दफ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 2 दफ़ा अमेंडमेंट हुई है। आर्टिकल 23, 27, 109 और 61 में 2 दफ़ा अमेंडमेंट। तो ये आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट्स हुई और इसमें जनरल असेंबली की अप्रूवल चाहिए, वरना ये नहीं होगा अप्रूव। टाइम कम बचा है, 30 सेकेंड्स हैं या 1 मिनट है, उससे कम है। आप लोग कहीं रीजॉइन करें तो फिर हम लोग लास्ट पावर है वो इसकी